साउथ फिल्म का एक ऐसा हीरो जिसका करीब करीब 35 हिट फिल्म होता है, एक ऐसा हीरो जिसको 9 बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था। हालांकि वो शादीशुदा होता है, उसका एक अपना बेटा भी होता है, लेकिन उसको एक और लड़की से प्यार हो जाता है। उस लड़की के बारे में पता चल जाता है देश को, समाज को। इसी बीच में उस हीरो का जो एक फैन होता है, जो जो उसको बेइंतहा पसंद करता है, उस हीरो को फैन ने एक नकली आईडी बनाता है। उस हीरो की जो प्रेमिका होती है उससे वो बातचीत करना शुरू करता है। हालांकि ये प्रेमिका बातचीत नहीं करती थी, लेकिन फैन उसको लगातार मैसेज करता था और करीब 300 से अधिक मैसेज उसने किया। इसी बीच में उसने जब हद से ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो करीब 29 मई 2024 को उसने एक प्राइवेट फोटो भेजा अपने प्राइवेट पार्ट की। एक ऐसा फोटो जो इसको देखने के बाद किसी को भी घिन आ जाए। अब उस लड़की से वो पूछता है कि देख करके तुम बताओ कि क्या ये तुम्हारे हीरो से ज़्यादा मजबूत है कि नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे हीरो से ज़्यादा मजबूत है। यानी उसने जब इस तरह की तुलना करते हुए जो मैसेज किया तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो अपने हीरो से कह देती है और यहीं से एक ऐसा भयानक कत्ल होता है कि इस कत्ल की गूंज पूरे हिंदुस्तान भर में गूंज जाती है। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिरकार इसके पीछे की क्या वजह थी और कैसे वो कातिल पकड़े जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना है यह कर्नाटक प्रदेश के एक शहर पड़ता है बेंगलुरु, वहीं का है, वहीं का एक थाना लगता है कमासी पालिया। बात कर रहा हूँ 9 जून 2024 की सुबह करीब 10 बजे के आसपास की। एक तमाची पालिया एक थाना स्टेशन के निकट एक जगह पड़ती है सुमन हल्ली ब्रिज। इसी के पास करीब करीब 8-10 कुत्ते किसी चीज को खींच रहे थे। उसी जगह से एक डिलीवरी बॉय गुजर रहा था। उस डिलीवरी बॉय की नजर पहुंच जाता है इन कुत्तों पे और जब पास में जाकर देखता है तो वो वहां पर एक इंसान की लाश को कुत्ते खींच रहे थे। किसी तरीके से वहां कुत्तों को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुत्ते भागने की तैयार ही नहीं था। तभी वो पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करता है और कॉल करके बताता है कि यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है जहाँ जिसे कुत्ते नोच रहे हैं। जैसे कंट्रोल रूम को ये सूचना मिलती है, उसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन को एक खबर दी जाती है। पुलिस वाले मौके पे पहुंचते हैं। मौके पे पहुंचने के बाद जो देखते हैं तो सच में जो जो डिलीवरी बॉय ने कहा था वो बिल्कुल सही था। आखिरकार उस लाश को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा जाता है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि आखिरकार ये लाश किसकी है और इसे यहाँ पर क्यों फेंका है, किसने फेंका। अब तक पुलिस वालों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और इस लाश की पहचान कराने की लगातार प्रयास की जा रही थी। बेंगलोर या उसके आसपास के जितने पुलिस स्टेशन होता है, जो ओहलिया मिलती है पुलिस को, उसके फोटो खींच करके व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से सबको भेज दिया जाता है। लेकिन पुलिस वालों को कुछ घंटे जरूर लगते हैं, लेकिन सफलता मिल जाती है। अब सफलता क्या मिलती है कि यहाँ से करीब करीब 170 किलोमीटर दूर चित्रदुर्ग रहता है। वहाँ पे एक लड़का रहता है जो कि 8 जून 2024 से घर से लापता था और उसके घर वाले उसको लेकर के बहुत परेशान थे। आखिरकार उन्होंने भी 9 जून 2024 को ही संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाया। कहा कि हमारा बेटा जो कि फार्मेसी कंपनी में काम किया करता था, पिछले साल उसकी शादी होती है, उसकी पत्नी गर्भवती है, वो अचानक से गायब हो चुका है। जो रात भर वो लौट करके नहीं है, उसको ढूंढवाने में आप हमारी मदद करो। अब पुलिस वाले जो कमाची पालिया पुलिस स्टेशन वाले जो पुलिस होते हैं वो इस महिला को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि एक लाश मिली है, आप देख करके बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि ये लाश आपकी बेटे की हो। जैसे ये बात पता चलती है तो वो महिला पहुंचती है और अपने बेटे की जो कपड़े होते हैं उस कपड़ों के आधार पर उस लाश को पहचान जाती है। और उधर इसका जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। खास करके पुलिस वाले परेशान होते हैं कि जिस व्यक्ति की किसी से कोई दुश्मनी नहीं, सामान्य सा काम करता है, आखिरकार कोई इतनी बुरी तरीके से उसे क्यों मारेगा। दरअसल उसकी जो शरीर की जो हड्डियां थी वो अनगिनत हड्डियां टूटी पड़ी हुई थी और उसे ऐसा मारा गया था जैसे किसी को दीवार से चिपका देते हैं। यानी उसके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। साथ ही उसके खोपड़ी में बड़ा फ्रैक्चर था। और ये फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, पुलिस इसी तथ्य की जानकारी जुटाने में जुटी हुई थी। अब इससे पहले कि पुलिस किसी और तथ्य को जान पाती या कातिलों तक पहुंचती या जो उसके मोबाइल नंबर वगैरह था उसके बारे में जो जानकारी जुटाने की कोशिश करती, इसी बीच में पुलिस स्टेशन में 3 लड़के आते हैं जो कि 10 जून 2024 को जाकर कहते हैं कि साहब, जो आपको लाश मिली है दरअसल उसका कत्ल हमने किया है, जिसका नाम है रेणुका स्वामी, जो कि चित्रदुर्ग का रहने वाला है। और हमने उसे मार इसलिए दिया क्योंकि उससे हमारा रुपयों का लेन देन का मामला था और हमने उसे कत्ल कर दिया क्योंकि वो लगातार हमें परेशान कर रहा था। पुलिस वालों के सामने उन 3 लड़कों ने जो कहानी सुनाई, पुलिस वाले खुश हो जाते हैं। ऐसा लगा जैसे एक पकी पकाई खाना पुलिस को मिल गया है और पुलिस के लिए कोई काम करने की वजह थी नहीं। पुलिस खुश भी हो गई थी और उन्होंने इन तीनों को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ किया और जैसे जैसे इन लोगों ने बात बताई वैसी वैसी बात वो लिख दी। लेकिन डीसीपी होते हैं एस गिरीश कुमार,
जो कि आईपीएस अधिकारी होते हैं, उनको बड़ा अटपटा लगता है। आखिरकार कत्ल होता है, भयानक रूप में कत्ल होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि जितना शरीर पे नुकसान उसे पहुंचाया गया था, उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत बड़े लेवल का दुश्मनी है। लेकिन ये सामान्य सी बात है कि हमारा कुछ पैसे के लेन देन थी, और पैसे के लेन देन में इतनी सारी हड्डियां से अब डीसीपी के यहीं पे दिमाग सनकता है। वो तीनों से एक साथ बातचीत करते हैं, फिर उन तीनों को अलग अलग करते हैं और एक एक करके तीनों से बातचीत करते हैं। तो पूछते हैं कि तुमने क्यों हत्या की थी, क्या वजह थी, कैसे किया। तो अलग अलग सवाल करते हैं। तीनों के बयान आपस में मेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बयान मेल ही नहीं करता है। इसलिए डीसीपी को लगता है यहाँ कुछ ना कुछ दाल में काला है। उन तीनों के नंबर लिखवाए जाते हैं, एड्रेस लिखवाए जाते हैं, और फिर सीडीआर और लोकेशन उनके निकलवाए जाते हैं। जहां पर कत्ल होता है, जहां पर लाश मिलती है, उसी के आसपास की उनकी लोकेशन थी। पुलिस तो इतना इत्मीनान कर लिया, हाँ शायद ये घटनास्थल पे जरूर रहे होंगे, लेकिन पुलिस ने सोचा क्यों नहीं इनकी सीडीआर निकलवाई जाए, किस किस से बातचीत करते हैं, कौन इनके पास आता है जाता है। लेकिन पुलिस ने देखा कि पिछले 2 दिनों का एक रिकॉर्ड जब निकलवाया, तो ये 2 दिन के रिकॉर्ड जैसे निकल के सामने आता, पुलिस की आंखें खुली रहे। ये दरअसल एक सुपरस्टार होते हैं जिनका नाम होता है दर्शन दुग दीपा करके। उनका फोन इन लोगों से कनेक्ट होता है। अब एक साधारण से व्यक्ति, ये 3 साधारण से व्यक्ति का एक सुपरस्टार से फोन कैसे कनेक्ट हो सकता है, ये समझ से परे वाली बात है। जिसने 35 फिल्में कन्नड़ में सुपरहिट फिल्म दी होती है, जिसको 9 बार बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया और जिसके उसके करोड़ों को फैन फॉलोइंग, इन सामान्य व्यक्ति से आखिरकार कैसे बातचीत कर सकता है। तभी जा करके जैसे ये हीरो का नाम सामने आता है, तभी उन तीनों को फिर से बुलाया जाता है थाने और उनसे पूछा जाता है जो कहानी तुमने सुनाया उसमें कुछ तो सच्चाई है, लेकिन अभी आधी अधूरी कहानी है, हम चाहते हैं कि तुम पूरी कहानी सुनाओ। जब इधर उधर की बातें वो तीनों करने लगते हैं, पुलिस वाले सख्ती दबाव देते हैं उनपे, और उसके बाद ऐसी कहानी वो तीनों सुनाते हैं, उसके सुनने के बाद सच में किसी को यकीन नहीं होता है। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है 24 जनवरी 2024 से। 24 जनवरी 2024 को एक पवित्रा गोरा नाम की एक महिला होती है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत होती है। उसने कन्नड़ फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कन्नड़ में, उसकी फिल्मों में उसका कुछ ज़्यादा सिक्का जम नहीं पाया। इसी बीच में उसकी मुलाकात होती है साउथ के एक एक्टर, जो कन्नड़ फिल्मों का एक्टर होते हैं, दर्शन टुबू दीपा। जो उनसे जब मुलाकात होती है, उनके बाद वो दिल दे बैठती है। हालांकि वो पहले से शादीशुदा होता है एक्टर, जिसका साउथ में बहुत अच्छा खासा नाम होता है, करोड़ों लोग उसको देखते हैं, चाहते हैं, उनकी फैन फॉलोइंग थी। उसकी शादी होती है विजय लक्ष्मी से। विजय लक्ष्मी को एक बेटा भी होता है। साल 2021 से इनका मनमुटाव चल रहा था, इसी का इसने फायदा उठाया। लेकिन 10 साल से ये पवित्रा गोरा जो होती है, वो उससे प्यार करती थी, आपस में मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। उधर वो शादीशुदा होता है, इधर ये जो लड़की होती है पवित्रा, वो भी शादीशुदा हो जाती है, यानी कि वो शादी कर लेती है, एक बेटी पैदा हो जाती है। लेकिन वो अपने पति से थोड़ा दूर रहने लगती है, लेकिन छुप छुप कैसे, और हीरो से इनसे का मिलना मिलाना सब कुछ चल रहा था। लेकिन जैसे ही अपनी पत्नी से थोड़ा सा मुखर होते हैं, विवाद हो जाता है। तो इसी बीच में 24 जनवरी 2024 को उसने एक पोस्ट लिखा, और पोस्ट में लिखा कि 1 दशक बीत गया है, अभी और भी आगे जाना है। साथ ही @10 साल लिखे, साथ ही कहा कि हमारे रिश्ते को 10 साल बीत चुके हैं। कुछ ऐसा लिख करके उसने जो अपना हीरो का फोटो लगाया, दर्शन का फोटो लगाया। अब ये बात जो लोग नहीं जानता था उस सभी को पता चल जाता है। इंस्टाग्राम पे दरअसल इस तरह के फोटोग्राफ्स लगाए थे, इस तरह के पोस्ट डाली हुई थी। और इसी बीच में बाकी कुछ लोग जो होते हैं, जो विजय लक्ष्मी यानी उनके पत्नी के पक्ष में जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्रा के कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में बदलाव कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक फैन ऐसा होता है जिसका नाम रेणुका स्वामी होता है, उसको कुछ बात अजीब लगता है। उसने इनके रिश्ते को ठीक करने के लिए, दरअसल उसकी पत्नी विजय लक्ष्मी से रिश्ते ठीक करने के लिए वो इंस्टाग्राम के ऊपर एक फेक आईडी बनाता है। फेक आईडी बनाने के बाद अब वो लगातार जो है पवित्रा गोरा जो होती है, इससे लगातार वो बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, लगातार मैसेज करता था, बदे बदे मैसेज लिखता था। इस तरह से चल रहा था और कई महीने बीत जाते। लेकिन 28-29 मई 2024 को उसने एक प्राइवेट पार्ट का फोटो खींचा, और जैसे वो फोटो खींचा था, वो फोटो में कुछ उसका चेहरा भी आ जाता, कुछ इस तरीके से फोटो खींचा था। वो जब इस हीरोइन के पास पहुंचता तो कहता है कि देखो तुम्हारे हीरो से ठीक है या नहीं, तुलना करने लगता है। कहता है एक बार आजमा के देखो, उससे ज्यादा मजबूती ना दिखाओ तो बात करो। कुछ इस तरह की बातें उस लड़की को, यानी उस हीरो की प्रेमिका को इतना खराब लगता है तो अपने हीरो को, एक्टर को बताता है कि, कहता है कि देखो एक लड़का है जो लगातार मैसेज करता है, इस तरह की बातें करता है। दरअसल ये बात तुगदीपा को बहुत ज्यादा खराब लगती है। वो कहता है कि अब इससे बदला लेना चाहिए, इसलिए उसने अपने कुछ सोर्स लगाने शुरू किए। जो उसने प्राइवेट पार्ट्स के साथ जो फोटो भेजा था, उसमें उसका चेहरा भी आ जाता है, उसको तलाश शुरू कर देता है। इसलिए उन्होंने कोई सर्विलांस का सहारा तो नहीं लिया, लेकिन अपने फैन फॉलोइंग का
सहारा लिया, फैन क्लब बना हुआ था उसने, उसमें एक मैसेज डाला कि मुझे इस व्यक्ति के बारे में पता करना। पता चल जाता है कि चित्रदुर्ग का ये रहने वाला है और उसका वो पीछे करते हैं और ये बात तय होती है कि अगर तुमने इसका मर्डर कर दिया तो तुम्हें 30 लाख रुपया दूंगा। उसने ऐसे गरीब लोग को चुना हीरो ने, जो गरीब लोग को 30 लाख पे वो तीनों राजी हो जाते हैं, वो क्योंकि उसके बहुत बड़े फैन थे, उसके फिल्में देखते थे, उससे उसे बहुत चाहते थे, उसके लिए मरने को तैयार थे, मारने को भी तैयार थे। ऐसे कितने लोग साउथ में दिखे होंगे हीरो जो उसको चाहने वाले इस कदर होते हैं जो उनको भगवान का रूप देने लगते हैं, भगवान की तरह मानने लगते हैं। आखिरकार ये तीनों तैयार हो जाते हैं। इसके लिए बाकायदा 8 जून 2024 को जो फार्मेसी कंपनी में जब नौकरी करने के लिए गया था रेणुका स्वामी, उसी बीच में मौका पा करके कहते हैं कि तुम अपने हीरो से मिलना है। और जैसे बात आती है दर्शन से मिलने की, तो ये रेणुका स्वामी इतना खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है मिलना। उसका अपहरण करने के बाद उसको बेंगलोर की एक जगह होती है, वहां लेकर के जाते हैं। एक शेड होता है, दरअसल ये जो जगह होती है वो दर्शन जो हीरो होता है उसी के परिवार में से किसी की जगह होती है। वहाँ दूर दूर तक किसी का आना जाना नहीं था। इसी बीच में 3-4 लोग जो होते हैं उस लड़के को यानी रेणुका स्वामी को लगातार पीट रहे थे। वे दर्शन अपने हीरोइन की जो यानी प्रेमिका जो होती है पवित्रता, उसके साथ मौके पे पहुंच जाते हैं। जैसे उस लड़के को अपने आंखें के सामने देखते तो बेल्ट निकाल करके उसको बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देते। शुरुआत में तो वो जब लड़के को पीट रहे थे यानी उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि फैन को कि ये हीरो आ गया मुझे बचाने के लिए, मैं तो बहुत ज्यादा इससे प्यार करता हूँ। लेकिन उसको पता नहीं था कि ये जो पीट रहे हैं उस हीरो के कारण तो ये तीनों पीट रहे हैं। उसने बेल्ट निकाला, बेल्ट निकाल के पीटना शुरू किया। उसको जब तक पीटता रहा जब तक उसका मन नहीं भर गया। वहां से निकलता और निकल कर कहता है कि इसको खत्म करो, आगे बढ़ो। इतना कहना था। उसके बाद उन्होंने रॉड से जो भी हथियार हो सकते जिस भी चीज से पीट सकते थे, कहा जाता है कि उसको ऐसी टक्कर मारी, ऐसी पीटे जो दीवार में जाके लगता है पूरे शरीर की हड्डियां चकनाचूर हो जाती है। शरीर में कई ऐसी गंभीर चोट लगती है जिसको देखने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि इसको कितने लेवल की दुश्मनी होगी। आखिरकार वो रेणुका स्वामी मर तो जाता है लेकिन कोई नहीं जाता था। इसकी लाश अभी रात को ही तो मर्डर हुआ, अगले दिन पता भी चल जाएगा, यानी 9 तारीख को उसकी लाश मिल जाती है। कमाकी हल्ली ब्रिज जो होता है वहां पर जो कुत्ते नोच रहे थे उस लाश को, तभी डिलीवरी बॉय की नजर पड़ जाती है और उसको लेकर के जब वहां जाता है सारा बात खुलासा होता है और एक हीरो की भूमिका इसमें जब सामने आती है जो साउथ फिल्मों का हीरो होता है। लेकिन डीसीपी ने इस बीच में इतनी ईमानदारी का परिचय दिया कि ऐसा कहते हैं कि उसको बड़े बड़े ऑफर मिल रहे थे। जो कर्नाटक के बड़े बड़े मंत्री संतरी लोग होते वो भी बचाने की इस हीरो को कोशिश कर रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब जिस डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम किया था मरने वाला का, उसके कहा गया था कि इसमें केवल एक सामान्य मौत दिखा दो तो हम आपको 1 करोड़ रुपए की रकम देंगे। आखिरकार क्योंकि इसमें डीसीपी पूरा ईमानदारी से लगा पड़ा था और कोई भी और अधिकारी थे जो उसका समर्थन कर रहे थे, आखिरकार इतने बड़े हीरो को उन्होंने जेल भेजने में कोई भी संकोच नहीं किया। हालांकि बड़े बड़े लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश की और इसीलिए उस आईपीएस अधिकारी की ईमानदारी की हर जगह तारीफ हो रही है। आगे भविष्य में क्या कुछ होगा इसका तो पता नहीं, लेकिन पुलिस ने लगभग 15-16 लोगों को गिरफ्तार किया जिनकी भूमिका पाई जाती है। साउथ का एक और कॉमेडियन है, तो कहते हैं कि जब इस घटनाक्रम का अंजाम दिया गया था उसके कुछ ही देर पहले एक पार्टी की गई थी। उस पार्टी होने के बाद वहां तक पहुंचे थे, बाद में उन्होंने अपने कपड़े बदले, उस पर खून वगैरह जो पड़ा हुआ था। लेकिन डीसीपी की वजह से, डीसीपी ने जिस तरीके से काम किया और हीरो को जेल के अंदर डाला, वो इससे वहाँ के लोग 2 हिस्सों में बंट चुके हैं। 2 हिस्सों में बंटने की वजह ये है, एक लोग वो हैं जिसे पवित्रा को दोषी मान रहे हैं, एक लोग वो हैं जिसने हीरो को भी दोषी मान रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में थाने पे पहुंचकर हंगामा भी करते हैं। पुलिस ने उन लोगों को किसी तरीके से शांत भी किया है, लेकिन लोगों का अभी पता नहीं क्या रिएक्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो हीरो है, जो उसके साथ बाकी जो प्रेमिका जो है, कई सारे लोग जो है सलाखों के पीछे, उनका भविष्य अंधकार में होगा या वो बच के निकल जाएंगे कानूनी दाव पेच में, ये भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो वाकई बहुत भयानक हुआ। बाकी पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिएगा।